स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th है हमारी, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। दो बुक्स हैं आपकी, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोनों बुक्स से संबंधित टर्म 2 के एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के जो टॉप 10 जो आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं, इन 6 चैप्टर से 4 मार्क्स से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है उससे हम डिस्कस करेंगे। 35 मिनट की आपकी ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, महा एपिसोड आपका होने वाला है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश में मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, आपको कंप्लीटली समझा दूंगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन की, आंसर की, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न काफी इजी है, ट्रिकी प्रश्न है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए योग्यता है। तो सबसे पहले 4 योग्यताएं जो कि कॉमन है वो दोनों में आप लिख देंगे। भारत का नागरिक, न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त ना हो, लाभ के पद पर आसीन ना हो, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। ये है सबसे बड़े कॉमन चीज, ये कॉमन आप लिख देंगे। अब देखो, आयु की बात कर लें तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से पा याद रख लेंगे, पा से आप याद रख लेंगे 25 वर्ष। ठीक है, पा से प्रधानमंत्री और पा से 25 वर्ष। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की आयु कितनी है? 25, और राष्ट्रपति की प्लस 10 कर दो, 35 वर्ष। देखो, राष्ट्रपति के लिए क्या होता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है कि उसको सदस्य होना चाहिए, बस योग्यता होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री या फिर जो मंत्री होते हैं, उनके लिए संसद का सदस्य होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर कोई भी बंदा संसद का सदस्य हुए बिना यदि मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के किसी भी सदस्य, उच्च हो निम्न सदन हो, उसके सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो भारत के राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री है उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ गई। अब समझिए इसे इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। देखिए, व्हाट शुड हैपन, हैपन की जगह आप लिखेंगे क्वालिटीज। ठीक है, क्वालिटीज या फिर क्वालिफिकेशंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फोर्थ जो कॉमन है वो लिख देंगे। एज लिख देंगे 25, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की है, उसके बाद प्रेसिडेंट की 35 है जो प्रेसिडेंट है, और उसके बाद जो कॉमन से एक दो पॉइंट और बचते हैं वो लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हिंदी में। विधायिका के द्वारा विधेयक यानी कि कानून निर्माण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आपको ये समझ में होना चाहिए कि जो विधेयक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरकारी, सरकारी क्या होते हैं? जो कि मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाएं, जैसे कि धन से, साधारण, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक। गैर सरकारी, जो मंत्रियों के अलावा संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करे, ये साधारण भी हो सकते हैं, संविधान संशोधन वाले भी हो सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आएगा कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं ये इसके चरणों के बारे में। तो बेसिकली मैंने इसे देखिए 3 चरणों में यहाँ पे डिवाइड किया है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए प्रथम, इसमें क्या होता है, किसी भी कानून को बनाने के लिए जो भी संसद होती है वो सबसे पहले उस समय की जो परिस्थितियां होती है उसका आकलन किया जाता है, और ये देखा जाता है कि क्या ये जो विधेयक है वो जनता के लिए जरूरी है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार या तो कुछ नेता हो गए या छोटे समूह हो गए, ये अपने हित के लिए कानून बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है जनता को इसकी जरूरत है या नहीं है। फिर आता है दूसरा चरण। इस चरण में क्या होता है, इस चरण में जो विधेयक है वो कहाँ पहुंचता है? संसद में। तो संसद के किसी भी सदन में पेश कर दिया जाता है, फिर उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद विधेयक को मान लीजिए राज्यसभा में गया, सबसे पहले राज्यसभा से अगर पास हो गया फिर जाएगा ये लोकसभा में। तो लोकसभा में गया और लोकसभा में भी फिर विचार विमर्श होता है। अगर देखो लोकसभा पास कर देती है तो तीसरे चरण में कहाँ पे पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन उससे पहले कभी कभी दोनों में भी मतभेद हो जाता है, तो दोनों के मतभेद को मिटाने के लिए एक इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो उसके बाद दोनों सदनों ने पास कर दिया, फिर कहाँ पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए। अब देखो, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर इस किसी भी विधेयक को अपने पास एक असीमित समय के लिए रख सकता है, जिसके लिए उसके पास जो वीटो शक्ति होती है वो अपना इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन धन विधेयक इसमें अपवाद है। अगर सदन के द्वारा बिना किसी पुनर्विचार के, बिना किसी बदलाव के अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक को वापस भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ता है। इस प्रकार से एक जो विधेयक होता है वो कानून बनकर सामने उभरता है। ठीक है, तो आपके सामने ये 3 चरण है। ये 3 चरण कौन कौन से हैं, इजिली तरीके से आपको समझ में आ गए।
अब समझिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखेंगे हाउ इज द लॉ, यानी कि जो बिल है वो कैसे बनाया जाता है बाय द लेजिस्लेटर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बिल्स क्या होते हैं, प्राइवेट बिल्स क्या होते हैं, ये बताएंगे। उसके बाद प्रोसेस क्या है मेकिंग ऑफ लॉ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप एंड देन लास्ट थर्ड स्टेप। तो इस तरीके से आप इसका जो है वो वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड में पूछा गया है न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना इसकी सफलता, यानी कि पिरामिड रूपी जो संरचना है, इस पिरामिड रूपी संरचना में सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट। उसके नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सबसे नीचे होता है सब कोऑर्डिनेट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो पिरामिड रूपी संरचना में सभी जो है, संरचना में सभी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसके ऊपरी सदन पायदान पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे निचले न्यायालय है, उसके नीचे जिला न्यायालय है और सबसे नीचे होता है पायदान पर अधीनस्थ। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, देखो सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले तो इसके फैसले सभी को मानने पड़ते हैं, जितनी भी अदालतें होती हैं। साथ ही साथ यह किसी भी अदालत के मुकदमे को अपने पास भी मंगवा सकता है। उसके बाद यह किसी भी एक उच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा होता है, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं पे भी मुकदमा चल रहा है तो उसे दूसरे न्यायालय में भेज भी सकता है और अपने पास भी मंगवा सकता है। जब भी मौलिक अधिकारों के हनन की बात आती है केंद्रीय स्तर पर, तो कौन यहाँ पे रिट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय। और देखो जो आपका यहाँ पे उच्च न्यायालय है वो भी रिट जारी करता है, लेकिन कब जारी करता है, सिर्फ और सिर्फ राज्य से संबंधित, जब राज्य के बारे में आती है बात। ठीक है, ये और जो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये उच्च न्यायालय के, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की। फिर आ जाती है उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय का एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। जो निचली अदालतें होती हैं उनके फैसलों पर अगर कोई अपील करता है उच्च अदालत में, मान लीजिए जिला अदालत का जो न्याय है वो किसी बंदे को समझ में नहीं आया, तो वो अपील करता है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो उस पर सुनवाई करते हैं। जो भी मामले, जो भी मुकदमे राज्य के क्षेत्र में आते हैं उन पर सुनवाई करते हैं। अपने अधीनस्थ यानी कि जिला न्यायालय हो गए, अधीनस्थ न्यायालय हो गए, इनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, जितने भी मामले, जितने भी मुकदमे एक जिले के अंतर्गत दायर होते हैं उनकी सुनवाई ये करता है। ठीक है, निचली अदालतों के जो फैसले होते हैं उन पर अपील में सुनवाई, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय का कोई जो मुकदमा है उसका फैसला किसी को अच्छा नहीं लगा तो वो कहाँ जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इसके फैसले पर सुनवाई करता है। उसके बाद जो भी गंभीर किस्म के आपराधिक मामले होते हैं जिला स्तर पर उसे भी सॉल्व करता है। फिर अधीनस्थ, अधीनस्थ में दो तरह के, मान लीजिए कोई चोरी है, कोई एक तरह से कह सकते हैं फौजदारी दीवानी। फौजदारी दीवानी का मतलब क्या है, छोटी मोटी चोरियां हो गई, ठीक है, किसी ने किसी घर पर डकैती डाल दी है या कोई जमीन से संबंधित मामला हो गया, तो ये सारे जो है वो दीवानी और फौजदारी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताएंगे, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, सिंपल सा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखो इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन होगा द पैरामेडिकल स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। तो क्या स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे देखते हैं। सो पहले लिखेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद लिखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द लास्ट सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, या ये है आपका हानि का सिद्धांत। तो आपको समझाना है, हानि के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना निबंध जो कि उनका था ऑन लिबर्टी, उसमें स्वतंत्रता से संबंधित जो भी राजनीतिक विचार है उससे हानि सिद्धांत का नाम दिया गया। अब देखो ये होता क्या है, तो हानि का सिद्धांत ये होता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये एक ए पर्टिकुलर बंदा है और ये है एक बी पर्टिकुलर बंदा। ठीक है, अब इस ए बंदे के द्वारा जो कार्य किया गया है उससे अगर किसी दूसरे बंदे को हानि पहुंचती है, तो इसमें क्या होगा कि इस स्तर पे जब आपके द्वारा कार्य किए गए, आपके द्वारा जो कार्य किया गया है उससे यदि इस बी बंदी को हानि पहुंच रही है, तो राज्य जो है वो आपकी स्वतंत्रता पर व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करके उसमें जो है प्रतिबंध लगा सकता है। यही होता है हानि का सिद्धांत। और एक इसका जो इकलौता लक्ष्य होता है वो है आत्मरक्षा, यानी कि खुद की भी आत्मरक्षा और सामने वाला जो बंदा जिससे आपके कार्यों से हानि हो रही है उसकी भी आत्मरक्षा किए जाए, उसको हानि से बचाया जाए। ठीक है, जेम्स मिल जो है
वो हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए, यानी कि हानि का सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने का एक प्रभावी कार्य होता है, जिससे कि हम किसी भी बंदे के जो कार्य कर रहा होता है उसमें हम प्रतिबंध या फिर हस्तक्षेप कर सकते हैं। सिंपल सा। उसके बाद देखो, जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, इन्होंने अंतर स्पष्ट किया किस चीज में, स्वसंबंध कार्य में और पर संबंध कार्य में। देखो स्वसंबंध में क्या होता है कि जो इस ए बंदे के द्वारा कार्य किया गया है उसका असर जो है वो सिर्फ इसी तक सीमित रहे, लेकिन पर संबंध में क्या होता है, उसका असर इन समाज के बाकी के लोगों पर भी पड़े, इसको पर संबंध कार्य कहते हैं। तो इन्होंने अंतर स्पष्ट किया इसके बाद। उसके बाद है राज्य का, अगर जो राज्य है वो किसी के कार्यों व इच्छा के खिलाफ उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं उनकी स्वतंत्रता पर, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, अन्य को हानि से बचाना। और दूसरी बात, अगर हमें किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि उससे होने वाली जो हानि है वो सामान्य है या फिर अधिक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी भी बहुमंजिले, यानी कि मान लीजिए 4 मंजिल या फिर 5 मंजिल का एक मकान है, उस मकान में किसी व्यक्ति को संगीत जो है वो तेज आवाज में सुनना पसंद होता है, जिसकी वजह से अन्य लोगों को परेशानी होती है। तो इस स्थिति में लोगों का एक छोटा सा समूह इसे हल कर सकता है, इसके लिए आपको पुलिस की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तभी लगाया जाता है जब आपके लिए और कोई चारा बाकी ना हो। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो हानि सिद्धांत है ये है क्या। अब इस चीज को समझिए इसे इंग्लिश में। ठीक है, डिस्क्राइब दी लॉस प्रिंसिपल। क्या है ये लॉस प्रिंसिपल, इसे आप यहाँ पे इजीली डिस्क्राइब कर देंगे। देखिए पॉइंट्स में आपको सारे समझा देता हूँ, बाकी हिंदी में मैंने आपको इजीली तरीके से समझाई दी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक तरह से आपको समझाना है महाभियोग क्या होता है। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 61, इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा यदि संविधान का अतिक्रमण किया जाए, यानी कि संविधान का उल्लंघन किया जाए, तो उसके विरुद्ध हम महाभियोग चला सकते हैं। महाभियोग क्या है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जो कि राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के द्वारा चलाई जाएगी। तो महाभियोग क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन, मान लीजिए राज्यसभा है, राज्यसभा में लेके आ गए, हम किसी भी सदन में आ सकता है। हमने एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल माना हमने राज्यसभा। फिर क्या होता है कि प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होती है, यानी कि जब राज्यसभा से ये पास हो गया कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए, तो जब ये लोकसभा में जाता है, लोकसभा में जाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये बताया जाता है कि भाई हमने जो है राज्यसभा ने मिलके तुम्हें हटा दिया है, अब तुम लोकसभा में जाओ, अपनी जो भी आपको अपनी सफाई देनी है वहां दो। यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाती है तो उसके विरुद्ध लगाए गए जितने भी आरोप होते हैं वो दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाती है। यानी कि राज्यसभा के द्वारा पास हो गए, अब कहाँ पहुंचते हैं, लोकसभा में। लेकिन एक चीज क्या होती है, यहाँ पे बहुमत चाहिए होती है 2/3 बहुमत। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब क्या होता है, राष्ट्रपति को पहले एक सदन के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक सदन से उसे हटा भी दिया गया। क्यों? क्योंकि जब दूसरे सदन में मामला पहुंचता है तब राष्ट्रपति को पता चलता है। राष्ट्रपति जो है वो दूसरे सदन में चाहे तो स्वयं जाता है, चाहे तो अपना जो प्रतिनिधि है उसके माध्यम से अपने जो निर्दोषिता है उसको साबित करने का उसे मौका मिलता है। दूसरे सदन में उन आरोपों को यदि 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। अगर जो है वो लोकसभा जो ये कहती है कि नहीं, राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सजा के प्राप्त नहीं है, उसने कोई संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है, तो उसे अपने पद से हटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है, ये चीज आपको हिंदी में अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बात करें इंग्लिश में, तो डिस्क्राइब दी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये आपका एक पॉइंट है, मतलब कि ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं, आप इसको इजीली तरीके से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी मैंने आपको देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिया है, इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म, जो सेंटेंस फॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में पूछा गया है, समानता के प्रति मार्क्सवादी एवं जो समाजवादी हैं और जो उदारवादी, यानी कि मार्क्सवादी समाजवादी एक ही हैं और उदारवादी, इनके विचारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मार्क्सवादियों की बात करते हैं, मार्क्सवादी या फिर समाजवादी। तो मार्क्सवादी जो है वो ये दलील देते हैं कि खाई नुमा जो असमानताएं समाज में फैली हुई हैं
उसका एक बुनियादी कारण है आर्थिक संसाधन, जैसे कि जल, जंगल, जमीन, तेल। ऐसे संसाधनों पर अगर किसी भी समाज में संपत्ति का अधिकार है, तो सिंपल सी बात है, वहां पर असमानता बहुत बड़े तौर पर दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ वो वर्ग होगा जो डेली का 10 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, और एक तरफ वो वर्ग होगा जिसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा होगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो संपत्ति है उसका निजी स्वामित्व। दूसरा, जब व्यक्ति जो है उसके पास निजी स्वामित्व होता है, तो निजी स्वामित्व मालिक को मतलब निजी स्वामित्व जो है वो मालिक को सिर्फ और सिर्फ अमीर ही नहीं बनाता, बल्कि राजनीतिक रूप से ताकतवर भी बनाता है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। समाजवादी मार्क्सवादी ये मानते हैं कि सामाजिक रुतबे एवं विशेष अधिकार की वजह से ही समाज में जो आर्थिक असमानता फैली हुई है उसके ये कारण है। अगर समाज में सभी व्यक्तियों को उनके कार्य कौशल के आधार पे अवसरों की समानता के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी कि ये जो एक खाई नुमा असमानता फैली हुई है, इसे समाप्त करने का एक ही तरीका है कि जो व्यक्ति हैं उन्हें उनके कार्य कौशल उनके उनके आधार पर ही उन्हें अवसरों की समानता दी जाए, जिससे वो है अपना भी विकास कर सके। ठीक है, उसकी ये तो हो गए आपके मार्क्सवादी के विचार। अब देखिए जो उदारवादी हैं उनके क्या विचार हैं। उदारवादी कहते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना, लेकिन इससे समाज खुद ब खुद जो है वो न्याय स्थापित नहीं होगा। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है, अगर हमें लोगों के न्यूनतम जीवन स्तर को उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अगर राज्य को हस्तक्षेप करना है, तो ये जो है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे खुद ब खुद समानता स्थापित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो ये देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा। उदारवादी जो है वो ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा होनी आवश्यक है, क्योंकि समाज में लाभ के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, जब तक प्रतिस्पर्धा जो है वो खुले रूप में होगी, स्वतंत्र होगी, तो असमानता की खाई नहीं बनेगी, और जो लोग हैं वो अपनी प्रतिभा को, अपने प्रयासों को, उनका लाभ उन्हें मिलता रहेगा। नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के चयन के लिए उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा, यानी कि नौकरियों में या फिर जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पे प्रवेश के लिए आपको एग्जाम का जो सिद्धांत है वो एक न्यायोचित और कारगर तरीका है। ये लोग जो वो ये नहीं मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता एक दूसरे की अनिवार्यता से जुड़ी हुई हैं। इनके उदारवादी लोग जो ये कहते हैं कि चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, ये ऐसी असमानता एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो समानता के प्रति मार्क्सवादी के विचार, समानता के प्रति उदारवादी के विचार क्या क्या थे, इसी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आप समझिए इसे इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखिए, व्यूज टुवर्ड्स इक्वालिटी ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो सबसे पहले मार्क्स क्या कहते हैं इस बारे में आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लिबरल है यानी कि उदारवादी जो है ये क्या कहते हैं, तो इसके बारे में सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली तरीके से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है? अज्ञानता का आवरण। इस सिद्धांत को आपको वर्णन करना है। तो भाई देखते हैं हम किस तरीके से इसका वर्णन करेंगे। सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का सबसे अच्छा और एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां पे हमें ये निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर हमें निष्पक्ष और न्याय संगत एक नियम अगर हमें उपयोग करना है उसका, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो भी न्याय करने वाला होगा उसको उस परिस्थिति में रख के खुद को सोचना है जहां पे उसे ये निर्णय लेना है कि भाई मुझे समाज को कैसे संगठित करना है। और कब? तब देखो, जब भी आप ऐसे नियम बना रहे हो तो आपको ये इस चीज का बिल्कुल पता नहीं हो कि आने वाले समाज में आपकी क्या स्थिति होगी, आप किस प्रकार के परिवार में जन्म लेंगे, आप उच्च जाति के होंगे या फिर निम्न जाति के होंगे, धनी होंगे, गरीब होंगे, सुविधा संपन्न या सुविधा विहीन होंगे। आप जब जो है इन सारी चीजों को भूल जाएंगे तभी आप एक निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंच सकते हैं। लॉरेंस ये कहते हैं कि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन होंगे भविष्य में समाज के लिए हमारे कौन से विकल्प खुले होंगे, तभी हम लोग जो है वो समाज में जो नियम है, जो संगठन है, उसके बारे में एक सही निर्णय ले सकेंगे। और वो तमाम सदस्य जो मतलब कई सदस्यों के लिए अच्छा होगा
कई मतलब ज्यादातर जो सदस्य उनके लिए अच्छा ही होगा। तो इसी को कहते हैं अज्ञानता के आवरण में सोचना, यानी कि आपको बिल्कुल अज्ञान हो जाना है। कब? जब आपको निष्पक्ष और न्याय संगत नियम बनाने हैं समाज के लिए। अब देखो इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं। जॉन रॉल्स ये आशा करते हैं कि समाज में अपने भविष्य के स्थान और हैसियत के बारे में जब पूर्ण अज्ञानता होगी, तभी हर हालत में जो आदमी होगा वो आमतौर पर जैसा सब करते हैं, कैसा कि अपने खुद को हितों में ध्यान रखकर फैसला करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता होगा कि वह कौन होगा, उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर कल्पना करेगा। यानी कि जब आपको एक न्याय संगत और निष्पक्ष नियम तक पहुंचना है, तो आपको जो भविष्य में जो बुरे से बुरी स्थिति होती है, उस स्थिति के मद्देनजर आप समाज की कल्पना करेंगे और कुछ ऐसे नियम बनाएंगे जिससे वो इस स्थिति से बाहर निकल सके। खुद के सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने ये स्पष्ट रहेगा कि जो जन से सुविधा संपन्न है, वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे। यानी कि देखो, जो व्यक्ति सोच विचार कर सकता है, सोच सकता है, उसके सामने ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि जो लोग जन से सुविधा संपन्न है, ठीक है, जिनका जिन परिवारों का जो मतलब जिन परिवारों में बच्चे जो हैं वो सुविधा संपन्न रहेंगे, वो सिंपल सी बात है कुछ अवसरों का उपभोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई जो बंदा है वो समाज में उसका जन्म एक वंचित तबके में हो जाता है, तो वहां पे उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तो इसीलिए जब आपको एक निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचना है, तो आप जो है शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य, आवास, ऐसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है, उसमें सभी लोगों के प्रति, चाहे वो उच्च वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, ऊंची जाति को, निम्न जाति के हो, पुरुष हो, महिला हो, उन सभी के लिए आप अच्छे से अच्छा नियम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसे इंग्लिश में आप इस तरह से लिखेंगे, डिस्क्राइब जॉन्स रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, कवर ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो इसको आप जो है वो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, इसका वर्णन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ गया। ये है आखिरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 8 में हमसे पूछा गया है संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो संसद जो है वो सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर नीतियां बनाती है, और इसके पास संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं। सबसे पहले इसका कार्य होता है कानून बनाना। ठीक है, किसी भी विधानमंडल का सबसे प्रधान कार्य है संसद उन सभी तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची समवर्ती सूची में सम्मिलित है। संवैधानिक कार्य यानी कि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, और यही एकमात्र निकाय है जो संविधान में संशोधन भी कर सकती है। उसके बाद इसके और भी कार्यों की अगर हम बात करें तो फिर यह है बहस का मंच, यानी कि संसद में सभी धर्म के, सभी भाषा के, सभी जाति वाले लोग जो हैं उन्हें अपने विचारों को रखने की आजादी है। कोई भी यदि मुद्दा संसद में उठता है तो सभी को अपना मत देने का अधिकार है, इसीलिए संसद को बहस का मंच माना जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसद के द्वारा मंत्रिपरिषद की चूक और वचनबद्धता, इसकी मतलब देखो मंत्रिपरिषद जो है अगर उससे कोई भूल हो जाती है, उसका जो वचन था, जो शपथ था, वो अगर टूटती है तो उसकी जवाबदेही को तय करते हुए वो इस पर नियंत्रण का उपयोग करते हैं। उसके बाद है वित्त का नियंत्रण, संसद जो है वो खास करके लोकसभा वित्त के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। वो जो है विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि यानी कि सार्वजनिक रूप से जो पैसा है वो कहाँ से आएगा और कितना कहाँ पे खर्च होगा, किससे कितना देना है। न्यायिक कार्य, संसद जो है वो उसके संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सीएजी पर महायोग लगाने का भी अधिकार होता है। तो संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, साथ ही साथ सीएजी जो है इस पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनसे पद से हटाने का भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो ये हो गया संसद का एक और प्रमुख कार्य। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप यहाँ पे इंग्लिश में इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका इंग्लिश में, एक सेकेंड। हाँ देखो, ये है आपका यहाँ पे इंग्लिश में, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले लॉ मेकिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, forum of debate, control of the executive, control of finance and judicial functions। तो 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा गया है न्यायिक सक्रियता का वर्णन कीजिए। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? तो देखो, भारत में न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन रही है वो है जनहित याचिका, यानी कि सामाजिक व्यवहार याचिका।
ये जो है वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिससे किसी भी मौलिक अधिकार के क्षेत्र के विषय को बढ़ने में मदद मिली है। अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी भी विवाद में फंसने पर कोई भी व्यक्ति जो है वो इंसाफ पाने के लिए कहाँ पे जा सकता है? कोर्ट में, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 से 1980 के बाद जो जनहित याचिकाएं थी और जो न्यायिक सक्रियता थी, उसके द्वारा न्यायाधीश ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां पर समाज के जो कुछ वर्ग के लोग थे उन तक जो ये सेवाएं थी, अदालत की सेवाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती थी। तो ऐसे विषयों पर जो न्यायालय था उसने इस 1979 से 80 के बीच में कुछ विषय उस पर काम करना शुरू किया। न्यायपालिका ने न्याय व्यवस्था को आम जनता तक उनके जीवन दशा को सुधारने और उस उनके जो मूलभूत मानवीय अधिकार हैं उन्हें दिलाने के लिए सक्रिय भागीदार बना दिया और एक के पश्चात एक जो विषय थे उनके उस पर निर्णय लेने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद न्यायपालिका जो है वो कई प्रकार के रिट जैसे बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, ये किससे संबंधित होते हैं? मौलिक अधिकार से संबंधित। अब जन सेवा की भावना से भरे जो नागरिक होते हैं, जन सेवा से संबंधित जो नागरिक होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, वकील जो होते हैं, इन सभी को समाज के लिए जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए जो याचिकाएं थी वो दायर करने की इजाजत दी गई और ये कहा गया कि जो भी लोग चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनकी कितनी संपत्ति है, क्या उनकी आय है, शैक्षणिक उनकी क्या योग्यता है, इसके संबंध में और साथ ही साथ जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारी जनता तक पहुंच सके ताकि जनता जो है वो अपने एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे और बचता है, न्यायिक सक्रियता के जो नकारात्मक पहलू हैं। क्या नकारात्मक पहलू हैं? सबसे पहले जो कार्यपालिका है, सॉरी न्यायपालिका जो है इसका काम जो है वो और बढ़ गया है इसकी वजह से। उसके बाद है न्यायिक सक्रियता से विधायिका और कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इसके कार्यों के बीच में अंतर करना मुश्किल हो गया। अब हमें यही नहीं पता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्य हैं वो क्या है। जैसे मान लीजिए वायु ध्वनि प्रदूषण को दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच और चुनाव सुधार करना, ये सभी काम किसके हैं? या तो विधायिका के या तो कार्यपालिका के हैं। लेकिन जब जनहित याचिकाएं बहुत सारी आने लगी तो न्यायपालिका भी इन्हीं कार्यों में जुट गई थी। इसीलिए भारतीय संविधान में एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्ति और क्षेत्र अधिकार का सम्मान करे, ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत पूरी तरीके से बाधित हो गया क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये कार्य किसका है, ये कार्य किसका है। तो न्यायिक सक्रियता क्या है और इसके नकारात्मक पहलू क्या है, तो आप उसका आंसर इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो इसे इंग्लिश में, तो डिस्क्राइब द जुडिशियल जुडिशियल एक्टिविज्म, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें पहले लिखेंगे। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इन चीजों को आप यहाँ पे इजीली लिख देंगे। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जुडिशियरी के। ओके, तो उसके बाद देख लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं और भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। समानता के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि जो मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। जैसे मान लीजिए सभी मनुष्य जो है वो प्राकृतिक रूप से समान है, सभी को समान अवसर की समानता होनी चाहिए। सामाजिक समानता, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग, रंग और समाज में किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से कोई भी व्यवहार, कोई भी सामाजिक जो है भेदभाव ना हो, उन्हें अवसर जो है आसान से प्राप्त हो। समाज में यदि सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहां पे सामाजिक जो अवसर है उसका लाभ भी मिल रहा है और इसी जगह पे सामाजिक समानता जो है वो यहाँ पर व्याप्त है। ये हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कानूनी या फिर नागरिक समानता, ये क्या होती है? तो सभी व्यक्तियों को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। इसके अंतर्गत कानून जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, नस्ल, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि हाँ इस एरिया में, इस क्षेत्र में समानता जो है मतलब नागरिक समानता व्याप्त है। जैसे कि धार्मिक, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये हो गया आपका। उसके बाद है राजनीतिक। राजनीतिक सिंपल सा है, इसके तात्पर्य है कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, खुद को चुनने का मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनने का और खुद प्रतिनिधि यानी कि खुद चुनाव लड़ने का अधिकार भी एक व्यक्ति को होना चाहिए। उसके बाद है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय
और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे इसी तरीके से समझ में आ गई होगी। नागरिक समानता, कानूनी समानता और आर्थिक समानता। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक समानता। अब इस चीज को आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले नेचुरल इक्वेलिटी क्या है, सोशल इक्वेलिटी क्या है, सिविल यानी कि लीगल इक्वेलिटी क्या है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी क्या है एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी क्या है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे इजीली जो एक्सप्लेनेशन है वो कर देंगे। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, कुछ एक दो और बचते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें छोटा सा एक प्रश्न बनेगा कि विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका है, उनकी विशेषता को स्पष्ट कीजिए। यानी कि हर देश में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका है, उन कार्यपालिकाओं की आपको यहाँ पे विशेषता लिखनी है। तो कौन कौन सी विशेषता सामने निकल के आएगी, सबसे पहली है संसदीय। इसमें क्या होता है, इसमें देखो कार्यपालिका, विधायिका, ये सभी जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हीं से नियंत्रित होती है। इसमें क्या होता है, देश का औपचारिक प्रमुख जो है वो राजा हो सकता है या फिर राष्ट्रपति, कोई भी। लेकिन जो सरकार का प्रमुख है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। और जो मंत्री परिषद है वो तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री जो है अपने शपथ जो अपने पद की शपथ है वो ग्रहण करता है। उदाहरण देश है जर्मनी है, इटली है, जापान है, इंग्लैंड है और पुर्तगाल है। सेकंड आती है अर्ध अध्यक्षात्मक। देखिए जैसे कि अर्ध लिखा हुआ है, यानी कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। उदाहरण है फ्रांस है, रूस है और श्रीलंका। तो संसदीय क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर आ जाती है अध्यक्षात्मक। इसके अंतर्गत क्या होता है, देश एवं सरकार। देखिए आप इसे अमेरिका से संबंधित समझ सकते हैं कि देश एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर जो जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं वैसे ही वहां पे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। जैसे कि अमेरिका है, ब्राजील है और लैटिन अमेरिका में ये जो व्यवस्था है अध्यक्षात्मक की, ये देखी जा सकती है। ठीक है, तो विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका, ये आपको समझ में आ गया। एक है संसदीय, फिर है अर्ध अध्यक्षात्मक और एक है अध्यक्षात्मक। इस चीज को आप इंग्लिश में समझना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। सबसे पहले कौन सी है, पार्लियामेंट्री है, सेमी प्रेसिडेंशियल है और उसके बाद प्रेसिडेंशियल है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद इसमें एक सबसे आखिरी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अभी, नौकरशाही। ये बहुत बड़ा आपका प्रश्न है 4 मार्क्स का नौकरशाही के बारे में। तो देखो, नौकरशाही में सरकार के जो स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षक और प्रवीण अधिकारी हैं, उनको यहाँ पे मतलब वो सभी, साथ ही साथ जो मंत्री होते हैं जो कि नीतियों को लागू करने के लिए इनका सहयोग करते हैं। कौन सहयोग करते हैं, स्थायी कर्मचारी, प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी मंत्रियों को उनके कानून नियम लागू करने के लिए सहयोग करते हैं। नौकरशाही में 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा नागरिक सेवा, एक आएगा दक्ष प्रशासनिक मशीनरी। इन सभी का अपना अपना महत्व। नागरिक सेवा क्या होती है, सरकार के कार्यकारी अंग जिसमें प्रधानमंत्री होता है, मंत्रीगण होते हैं, नौकरशाही होता है और प्रशासनिक मशीनरी होती है। ये एक विशाल संगठन इसमें सम्मिलित होता है, और इसी ढांचे को जो हमारी सैन्य सेवाएं होती हैं उन सैन्य सेवाओं से अलग करने के लिए इस सेवा को हम नागरिक सेवा कह देते थे, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही या फिर जो प्रशासनिक मशीनरी है वो मौजूद होती है। अब देखो दक्ष प्रशासनिक मशीनरी क्या होता है। तो भारत में एक प्रशिक्षक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है जो कि राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसकी अहम भूमिका क्या होती है, जितनी भी नई सरकारें बनती हैं उन सभी सरकारों को जो अपनी नीतियां वो बनाए और उनको लागू करने में ये मदद करती है। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट है नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव। तो देखो सबसे पहले नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं। इसमें अखिल भारतीय सेवा यानी कि भारतीय प्रशासनिक, भारतीय पुलिस ये आता है। केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश, भारतीय सीमा शुल्क। प्रांतीय सेवाओं में क्या होता है, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी। और स्थानीय सरकार के कर्मचारी के रूप में जो लोक उपक्रम होते हैं वहां पे तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया जो है इसका कार्य किसे दिया गया है, कार्य संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी इसको दिया गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ऐसा ही एक लोक सेवा आयोग राज्यों में भी, जिसे हम कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको नौकरशाही के सदस्यों के चुनाव के बारे में इजीली तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो डिस्क्राइब ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है और जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स है इसकी किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है।
और इस चैप्टर से संबंधित, इस दोनों बुक से संबंधित जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस चैप्टर के जो आपकी दोनों बुक्स हैं उनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो इजीली तरीके से समझ में आ सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको और भी मिलने वाली हैं। तो मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल भी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।